जय हिंद एवरीवन। स्वागत है आप सभी का टेंस की क्लास नंबर 3 में। और आज हम पढ़ेंगे प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस। ठीक उसी तरीके से जैसे हमने पढ़ा था प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, है ना। सबसे पहले पढ़ेंगे हम इसके 6 के 6 फॉर्मेट के बाद पढ़ेंगे इसके एग्जाम्पल, और एग्जाम्पल के बाद पढ़ेंगे हम एग्जाम में कैसे कैसे एरर आते हैं। ठीक है, तो चलिए सबसे पहले बनाना सीखते हैं इसका फॉर्मेट। मैंने क्या बात कही थी आपसे कि सबसे पहला वाला फॉर्मेट जो है वो हमें याद करना पड़ेगा। उसके बाद हम इस फॉर्मेट को पढ़ने के बाद ये बाकी के बचे हुए 5 फॉर्मेट को खुद से बना सकते हैं। तो चलिए याद करते हैं पहला फॉर्मेट। फॉर्मेट है हमारा पॉजिटिव सेंटेंस का। पॉजिटिव सेंटेंस का फॉर्मेट क्या होगा? सबसे पहले हम लिखेंगे सब्जेक्ट। सब्जेक्ट के बाद लिखेंगे हम यहाँ पे बी की फॉर्म। और बी की फॉर्म कौन सी होती है आपकी? इज, एम, आर, वाज, वर, है ना। बी, बिंग, ये सारी क्या है? बी की फॉर्म। तो यहाँ पे हमने एक बी की फॉर्म लगाया। उसके बाद हम यहाँ पे लिखेंगे वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस में आईएनजी, और उसके बाद हम लिखेंगे ऑब्जेक्ट, है ना। ऑब्जेक्ट हमने इसलिए लगा दिया, सेंटेंस किससे बन जाता है हमारा? केवल सब्जेक्ट और वर्ब से, है ना। ऑब्जेक्ट हमने अपनी सहूलियत के लिए लगाया कि हमें सेंटेंस पढ़ने में थोड़ा अच्छा लगे, है ना। उसको सोल्व करने में थोड़ा अच्छा लगे, पढ़ने में अच्छा लगे, है ना। उसके फॉर्मेट को अच्छे तरीके से हम सीख पाए। तो पहला फॉर्मेट आपने याद कर लिया। सबसे पहले हम लिखेंगे सब्जेक्ट, उसके बाद हम लिखेंगे इज, एम, आर में से कोई सा एक। उसके बाद ये आप लिखेंगे वर्ब की फर्स्ट फॉर्म जो कि आपकी बेस फॉर्म होती है, उसके साथ में आप आईएनजी लगाएंगे, और उसके बाद में आप लगाएंगे ऑब्जेक्ट। तो चलिए इसका नेगेटिव वाला बनाते हैं, आपका फॉर्मेट नंबर सेकंड। तो जरा याद करो पिछली क्लास का मैंने क्या कहा था, किसी भी सेंटेंस का नेगेटिव बनाने के लिए क्या करना है। तो सर आपने सिखाया था मेन वर्ब जो होता है ना, जो मेन वर्ब होता है उससे पहले नोट लगा देना, है ना। तो चलिए उतारते हैं। यहाँ पे लिखा हमने यहाँ पे सब्जेक्ट प्लस। अच्छा, एक बात मैंने और कही थी, हमें नोट लगाने के लिए एक हेल्पिंग वर्ब की जरूरत होती है। क्या यहाँ पे हेल्पिंग वर्ब है? तो आप बोलोगे सर एक बी वर्ब हो गई, एक हमारी ये वाली वर्ब होगी। सेंटेंस में जब हमारे पास दो वर्ब आ जाते हैं, एक ये वर्ब एक ये वर्ब, सेंटेंस में जब हमारे पास दो वर्ब आ जाते हैं तो पहला वाला हमारा हेल्पिंग वर्ब हो जाता है और बाद वाला हमारा मेन वर्ब हो जाता है ना। तो हमारी बातचीत ये हुई थी कि नोट लगाने के लिए हमें हेल्पिंग वर्ब की जरूरत पड़ती है। क्या यहाँ पे हेल्पिंग वर्ब पहले से है? तो हाँ जी सर पहले से है। हमें प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस की तरह, जैसे हमने यहाँ पे क्या किया था, एक मिनट, यहाँ पे हमने क्या करा था, हमने नोट लगाने के लिए डू या डच को यहाँ पे लगाया था। लेकिन यहाँ पे हमारे पास हेल्पिंग वर्ब पहले से ही प्रेजेंट है, तो हमें बाहर से कोई हेल्पिंग वर्ब लाने की जरूरत नहीं है। तो यहाँ पे हम लिखेंगे इज, या फिर एम आएगा, या फिर आपका आर आएगा, है ना। उसके बाद आपका मेन वर्ब आ गया। मेन वर्ब से पहले क्या लगा देंगे? नोट लगा देंगे, और उसके बाद में आपका वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस में आईएनजी, और उसके बाद में सेम टू सेम आपका ऑब्जेक्ट, है ना। और ये आपका लास्ट में आ जाएगा फुल स्टॉप। मेरे हिसाब से आपको समझ में आ गया होगा। अब हम करेंगे थर्ड नंबर। थर्ड नंबर क्या है आपका? यस नो का पॉजिटिव वाला पार्ट, है ना। अच्छा, यस नो वाला तो आपका वो है ना, क्लोज एंडेड वाला, जिसके आंसर लिमिटेड होते हैं। उसकी शुरुआत कैसे होती है? तो सर उसकी शुरुआत में हेल्पिंग वर्ब से होती है। तो हेल्पिंग वर्ब हम कहाँ से उठा लेंगे? यहाँ से उठा लेंगे, है ना। तो यहाँ पे इज, एम, आर, इन तीनों में से कोई सा एक आएगा, है ना। उसके बाद हम क्या करेंगे? सेम टू सेम उतार देंगे शुरू से लेके लास्ट तक। तो फिर हमने उतार दिए शुरू से लेके लास्ट तक में सब्जेक्ट। उसके बाद में हमने देखा हेल्पिंग वर्ब आ रही है फिर से। क्या सर वापस लिखे? नहीं जी, बिल्कुल वापस नहीं लिखना। सर नोट लिखे? नहीं, नोट नहीं लिखना, क्योंकि हमें पॉजिटिव का सेंटेंस बनाना है। आगे बढ़ते हैं। आगे मिला वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी। सर ये लगा दिया? हाँ जी बिल्कुल लगा दो। वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस में आईएनजी, और उसके बाद में आपका ऑब्जेक्ट, और उसके बाद में आपने लगा दिया क्वेश्चन मार्क। अब आ जाओगे जी इसके नेगेटिव वाले पार्ट पे। सर नेगेटिव वाला तो आपने सिखाया था, मेन वर्ब से पहले आपको बस नोट लगाना है ना। तो इस सेंटेंस में मेन वर्ब कहाँ है? तो आपने बोला सर ये रहा हेल्पिंग वर्ब, ये रहा आपका मेन वर्ब। मेन वर्ब से पहले लगा देना नोट। तो चलिए उतारते हैं इसको फटाफट। इज, एम, आर, तीनों में से कोई सा एक आएगा? सब्जेक्ट आएगा। नोट लगा देंगे मेन वर्ब से पहले, क्योंकि हमें नेगेटिव वाला पार्ट बनाना है। फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, उसके साथ में आईएनजी, और उसके बाद लगाएंगे हम इसके साथ ऑब्जेक्ट और क्वेश्चन मार्क। आगे समझ में? चलो नेक्स्ट पे बढ़ते हैं। नेक्स्ट हमारा फॉर्मेट नंबर
फिफ्थ। तो सर पिछली क्लास में हमने ये सीखा था WH जो वर्ड होते हैं वो कुछ नहीं होते हैं, ये जो ओपन एंडेड आपके क्वेश्चन होते हैं इसमें हम बस शुरुआत में WH वर्ड लगाते हैं, कोई सा भी वाई, व्हेन, वेयर, व्हाट, हु, विच, है ना। जो भी आपका WH वर्ड का एक लगा देंगे और उसके बाद में हम यस नो वाला पूरा उतार देंगे। तो सर ये पॉजिटिव वाला है और ये हम पॉजिटिव वाला पूरा उतार देंगे। क्या लिखेंगे यहाँ पे, इज एम आर प्लस में सब्जेक्ट प्लस में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ING, उसके बाद में लिखेंगे यहाँ पे ऑब्जेक्ट और क्वेश्चन मार्क। तो इस तरीके से हमारा WH वर्ड वाला बनता है। नेक्स्ट है आपका WH वर्ड का नेगेटिव वाला पार्ट, कैसे बनेगा, तो लिखेंगे यहाँ पे WH वर्ड, है ना, और इसके बाद में हमें क्या लगाना है, ओ क्लोज एंडेड यानी यस नो का। सर ये तो नेगेटिव पार्ट है ना, तो ये वाला नेगेटिव पार्ट उतार दो। एक तरीके से ये आपका बन जाएगा। दूसरा तरीका क्या है, आपके पास पॉजिटिव वाला है, बस मेन वर्ड से पहले आप नोट लगा दो, है ना। तो दोनों तरीके से आपका आंसर वही आएगा, WH का नेगेटिव वाला पार्ट बन के तैयार हो जाएगा। इज एम आर प्लस सब्जेक्ट, नोट लगा देंगे मेन वर्ब से पहले, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस में ING, और उसके बाद में आ गया जी आपका ऑब्जेक्ट। और ये आपके 6 के 6 फॉर्मेट हो गए हैं तैयार यहाँ पे। ठीक है। अच्छा, एक डाउट आपके दिमाग में जरूर आ रहा होगा, सर ये इज एम आर तीनों क्या करेंगे, है ना। तो मैं आपको बता दूं, इज जो है बेसिक्स ऑफ ग्रामर में भी आपको पढ़ाया था इसके बारे में थोड़ा बहुत। बी की ये फॉर्म होती है ना, ये तीनों आपकी प्रेजेंट के लिए यूज होती है, इज एम आर। थोड़ा सा और डिटेल में बताता हूँ मैं आपको, देखो बी की ना फॉर्म होती है कौन कौन सी, इज एम आर वाज वर बीन बीन, है ना। देखो जरा, सबसे पहली बात, ये बीन आपका बी वाज बीन, ये आपका थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब है ना। ये आपका ING फॉर्म है। कौन सा फॉर्म है जी, ING फॉर्म है। अब देखना इज एम आर, ये आपके वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यानी प्रेजेंट वाली फॉर्म है। वाज वर्ब आपकी सेकंड फॉर्म है। यहाँ पे हम प्रेजेंट की बात कर रहे हैं इसलिए यहाँ पे हम इज एम आर की बात कर रहे हैं। अब बात आती है सर इज लगेगा, एम लगेगा या आर लगेगा, तो सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग लगेगा। ये जो इज एम आर है ना आपका, ये सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग लगेगा। कैसे, जरा देखना यहाँ पे साफ साफ देखते हैं। इज लगेगा अगर आपका सब्जेक्ट है सिंगुलर, एम लगेगा आपका आई के साथ में, और आर लगेगा अगर आपका सब्जेक्ट क्या है, प्लूरल है। मेरे हिसाब से समझ में आ गया। ये जो सब्जेक्ट है ना इसके अकॉर्डिंग डिसाइड होगा कि यहाँ पे इज आएगा, यहाँ पे एम आएगा, या फिर यहाँ पर आर आएगा। ठीक है, सब्जेक्ट आपका सिंगुलर है तो इज आएगा, सब्जेक्ट आपका आई है, आई यानी मैं वाला आई है, तो आप एम का यूज करेंगे, और अगर आपका सब्जेक्ट प्लूरल है तो आप यहाँ पे आर का यूज करेंगे। ठीक है, तो उम्मीद करता हूँ आपको अच्छे से फॉर्मेट बनाना आ गया होगा। यहाँ पे क्वेश्चन मार्क लगा देते हैं। ठीक है, तो फॉर्मेट पढ़ने के बाद अब बारी आती है एग्जाम्पल की। हम जरा एग्जाम्पल भी पढ़ लेते हैं। जैसे कि वी आर वाचिंग टीवी, हम टीवी देख रहे हैं। क्या यहाँ पे हमने सब्जेक्ट देखा, हाँ जी सब्जेक्ट मिल गया, इज एम आर में से आर छांट लिया, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म वाच, उसके साथ में लगा दिया ING, उसके बाद में हमने अपनी सहूलियत के लिए टीवी लगा लिया कि सेंटेंस में कंप्लीट कंप्लीट से लगे, हमें एक फॉर्मेट पढ़ने का सिस्टमेटिक तरीका मिल जाए आगे समझ में। तो फॉर्मेट यहाँ पे आपका कंप्लीट हो रहा है। अब यहाँ पे वी आपका जो है हम यानी प्लूरल, हम यानी एक से ज्यादा लोगों की बात हो रही है, यानी आपका ये सब्जेक्ट है, ये क्या है, प्लूरल। और प्लूरल सब्जेक्ट के साथ हमने अभी पीछे पढ़ा था क्या आता है, इज एम आर में से आर आता है। इज आपका सिंगुलर के लिए, एम आपका आई के लिए, वी आपका प्लूरल है, प्लूरल के लिए आप यहाँ पे आर का यूज करेंगे। ठीक है। अच्छा सर हमें नोट वाला बनाना है, नेगेटिव वाला, तो कुछ नहीं करेंगे, ये जो आपका मेन वर्ब है ना उससे पहले आप बस नोट का यूज करेंगे आगे समझ में। नेक्स्ट है आपका आर वी वाचिंग टीवी, क्या हम टीवी देख रहे हैं, है ना। आर वी वाचिंग टीवी, क्या हम टीवी देख रहे हैं। यहाँ पे यस नो का पॉजिटिव वाला पार्ट बनाने के लिए हेल्पिंग वर्ब बाहर, सब्जेक्ट आपका, उसके बाद आपका वाचिंग वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस में ING, और ये आपका टीवी। ठीक है, ऐसे यहाँ पे नोट वाला बनाने के लिए इसका मेन वर्ब से पहले आपने नोट लगा दिया। ठीक है, अब देखो पिछली क्लास में हमने ये एग्जाम्पल समझने में कितना ज्यादा टाइम लगा दिया था।
ये फॉर्मेट समझने में कितना टाइम लगा दिया था, लेकिन आप देखेंगे पिछली बार से इस बार बहुत ज्यादा कम समय लगा है इसको समझने में। ऐसे ही चलते चलते आप आगे बढ़ेंगे तो आप खुद से फॉर्मेट बनाने लग जाएंगे, मेरे को पढ़ाने की भी जरूरत नहीं पड़ेगी, आप फॉर्मेट खुद बना लेंगे। ठीक है, WH का बनाने के लिए कुछ नहीं करना है, WH वर्ड लगाओ, उसके बाद में यस नो का पॉजिटिव वाला पार्ट, WH वर्ड लगाओ और बाकी यस नो का नेगेटिव वाला पार्ट। तो इस तरीके से आपके सेंटेंस बन के तैयार होते हैं। ये फॉर्मेट आपके लिए बहुत ज्यादा जरूरी है इंग्लिश में पकड़ बनाने के लिए। इंग्लिश की जान होती है टेंस, है ना, और टेंस में आपने पकड़ बना ली ना तो बल्ले बल्ले है। चलो जी, यहाँ पे हमारा फॉर्मेट वाला पार्ट और एग्जाम्पल वाला पार्ट होता है समाप्त। अब हम बढ़ेंगे हमारे उन टॉपिक के ऊपर जिससे एग्जामिनर क्वेश्चन बनाता है। तो चलिए समझते हैं हमारा प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस का पहला कॉन्सेप्ट। पहला कॉन्सेप्ट आपका ये कहता है कि जो वर्ब होती है ना, वर्ब वर्ब हमारी दो तरह की होती है। पहला होता है हमारा स्टेटिव वर्ब और दूसरा होता है हमारा एक्शन वर्ब। जरा समझते हैं स्टेटिव वर्ब किसे कहते हैं। स्टेटिव वर्ब वो जो किसी की स्टेट को शो करता है। जैसे कि आप किसी को जानते हैं, यू नो हिम, आप उसे जानते हैं, तो क्या आप उसमें कोई एक्शन कर रहे हैं, क्या आप कुछ हाथ पैर डुला रहे, कोई काम कर रहे हैं? नहीं जी, वो आपकी स्टेट है कि आप उसको जानते हैं, उसमें आप कोई एक्शन नहीं कर रहे। आप किसी को प्यार करते हैं, तो क्या आप उसे प्यार कर रहे हैं? नहीं जी, वो आपकी स्टेट है कि आप उसे प्यार करते हैं, है ना। तो ये आपकी स्टेटिव वर्ब में आएगा। ये लव वर्ड, ये जो नो वर्ड आपका किसे कौन सी वर्ब है? स्टेटिव वर्ब है ना। आप किसी में विश्वास करते हैं, जैसे कि मैं अपने माता पिता पे बहुत विश्वास करता हूँ, तो क्या मैं ऐसा कहूंगा मैं माता पिता पे विश्वास कर रहा हूँ, आई एम बिलीविंग इन माई पेरेंट्स? नहीं जी, मैं बोलूंगा ये मेरी स्टेट है कि मैं अपने माता पिता पे विश्वास करता हूँ, तो ये मेरी स्टेट है। तो यानी बिलीव, लव, नो, ये सारी कौन सी वर्ब है? स्टेटिव वर्ब है। दूसरा आता है आपका एक्शन वर्ब, जो कि सबको पता है, हम बेसिक्स ऑफ ग्रामर से पढ़ते हुए आ रहे हैं। क्या कौन सी बात है जी, जरा समझना। मैं पेन से लिख रहा हूँ, मैं पढ़ा रहा हूँ, एक्शन कर रहा हूँ, पढ़ाने का काम है ना, टीच का काम। आप पढ़ रहे हैं, आप स्टडी कर रहे हैं या लर्निंग कर रहे हैं, तो लर्न करने का यहाँ पे एक्शन है। मैं सीढ़ियां चढ़ रहा हूँ, तो स्टेयर्स पे चढ़ने का क्या हो रहा है? काम हो रहा है ना। मैं खाना खा रहा हूँ, ईट करने का क्या हो रहा है? एक्शन। तो मेरे हिसाब से अब आपको स्टेटिव वर्ब क्या होती है, एक्शन वर्ब क्या होती है, इनके बीच का डिफरेंस क्लियर हो गया होगा। स्टेटिव वर्ब वो जो किसी व्यक्ति की स्टेट को बताती है कि वो इसे जानता है, वो उसे प्यार करता है, वो किसी को किसी पर विश्वास करता है। एक्शन वर्ब आप सीढ़ियां चढ़ रहे हैं, आप बर्तन धो रहे हैं, आप नाच रहे हैं, आप गा रहे हैं, आप स्पीच दे रहे हैं, तो ये सारी आपकी एक्शन वाली बात आती है। तो स्टेटिव वर्ब एक्शन वर्ब आपका क्लियर हो जाता है। अब बात आती है यहाँ पे, बात यहाँ पे ये है, जो स्टेटिव वर्ब है ना, उसका कॉन्टिन्यूअस फॉर्म नहीं बनता, लेकिन उसका आईएनजी फॉर्म बन जाता है। वहीं दूसरी तरफ जो एक्शन वर्ब है ना, उसका कॉन्टिन्यूअस फॉर्म बनता है और उसका आईएनजी फॉर्म भी बनता है। सर ये क्या बात हो गई, जरा समझाना। अभी समझते हैं कॉन्टिन्यूअस फॉर्म का मतलब, जरा समझना। कॉन्टिन्यूअस फॉर्म, कॉन्टिन्यूअस फॉर्म का मतलब हम क्या पढ़ रहे हैं पीछे? प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस फॉर्म, यानी इसका फॉर्मेट कौन सा हाईलाइट हो रहा है? इज, एम, आर। देखो सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट तो सब में आ रहा है, सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट तो हमारे प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में क्या था, लेकिन प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का मेन मतलब क्या था? वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। ठीक इसी तरीके से प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस का मेन मकसद क्या है? सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट तो सब में आ रहा है, सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट सब में आ रहा है, लेकिन इसका मेन पर्पज है इज, एम, आर प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म उसके साथ में आएंगी। कोई बोलेगा जरा चेक करना, यहाँ पे प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस है तो मैं यहाँ पे इज, एम, आर प्लस में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस में आएंगी चेक करूंगा, ना कि सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट। यानी प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस में मेन बात कौन सी है? तो यहाँ पे है इज, एम, आर प्लस में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस में आएंगी। आगे समझ में, यहाँ पे भी वही बात हो रही है। कॉन्टिन्यूअस फॉर्म का मतलब है कोई हेल्पिंग वर्ब इज, एम, आर में से प्लस में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस में आईएनजी, और आता है जी आपका आईएनजी फॉर्म। आईएनजी फॉर्म में आपका सिंपल आईएनजी फॉर्म है, आपकी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है और उसके साथ में आपने आईएनजी लगा रखा है, इसमें हेल्पिंग वर्ब का कोई रोल नहीं होता। अब ये बात जरा समझते हैं कि क्या कहना चाह रहा हूं मैं, कि स्टेटिव वर्ब का कॉन्टिन्यूअस फॉर्म नहीं बनता, आईएनजी फॉर्म बनता है ना। तो मैं इस बात को आपको एग्जाम्पल से समझाऊंगा, लेकिन उससे पहले मैं चाहूंगा कि आप जरा इस लिस्ट को एक बार पढ़ लें।
जैसे कि आप लव हो गया, लव हो गया, हेट हो गया, लाइक हो गया, रिमेंबर हो गया, फॉरगेट, नोटिस, रिकॉग्नाइज, प्रेफर, विश, वांट, डिजायर, बिलीव, बिलोंग, नो, एग्री, ऑन, कंटेन, कंसिस्ट, ये सारे आपके स्टेटिव वर्ब है। अगर आप चाहें ना इसको मैं ऐसे बोलूं, जैसे कि आई हेट यू को आप ऐसे बोलोगे ना, आई एम हेटिंग यू, मैं तुम्हें घृणा कर रहा हूँ, मैं तुमसे नफरत कर रहा हूँ। आप बोलोगे कैसी नॉनसेंस वाली बात है, मैं आपसे नफरत करता हूँ, आप ऐसे बोलेंगे। ऐसे नहीं बोलेंगे। मैं आइसक्रीम पसंद करता हूँ, आई लाइक आइसक्रीम, ना कि आई एम लाइकिंग आइसक्रीम। ठीक है। आई एम रिमेम्बरिंग दोज डेज, नहीं, मुझे वो दिन याद, मुझे वो दिन याद आ रहे हैं, नहीं, मुझे वो दिन याद है ना। आई फॉरगेट समथिंग, मैं कुछ भूल गया, है ना कि आई एम फॉरगेटिंग समथिंग। तो इस तरीके से आप यहाँ पे देख रहे होंगे कि जितने भी है ना, जितने भी आपके स्टेटिव वर्ब है, इनका हम कॉन्टिन्यूअस फॉर्म नहीं बना रहे हैं। फिर से एक बार समझाता हूँ। आई एम, देखो हेल्पिंग वर्ब आ रहा, आई एम लविंग यू नहीं, आई लव यू। आई एम हेटिंग यू नहीं, आई हेट यू, है ना। ही लाइक चॉकलेट्स, है ना कि ही इज लाइकिंग चॉकलेट्स। यानी कॉन्टिन्यूअस फॉर्म स्टेटिव वर्ब का नहीं बन रहा, इज एम आर प्लस में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस में आईएनजी उसका नहीं बन रहा, है ना। लेकिन हम उसका आईएनजी फॉर्म बना सकते हैं। अब ये सारी बात जो है ना मैंने जितनी बोली, कंक्लूजन में आपको बताता हूँ। स्टेटिव वर्ब क्या होता है आप जान गए, एक्शन वर्ब क्या होता है ये जान गए। इतना ध्यान रखो, कॉन्टिन्यूअस फॉर्म स्टेटिव वर्ब का नहीं बनाया जाता, है ना। आई एम लविंग यू नहीं, आई एम हेटिंग यू नहीं, आई एम लाइकिंग यू नहीं, आई एम रिमेम्बरिंग दोज डेज नहीं, आई एम फॉरगेटिंग समथिंग, मैं कुछ भूल रहा हूँ नहीं, ऐसे नहीं बनता। यानी इसका कॉन्टिन्यूअस फॉर्म, यानी इज एम आर प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस में आईएनजी नहीं बनता, लेकिन इसका आईएनजी फॉर्म बनता है। अब सर ये कौन सी बात आ गई, इस बात को समझेंगे हम एग्जाम्पल से, जरा समझो। आओ जी जरा एग्जाम्पल नंबर फर्स्ट पे मैं लिखता हूं आई एम वांटिंग टू गो होम नाउ। यहाँ पे हमने क्या देखा, आई एम वांटिंग टू गो होम नाउ, मैं अब घर जाना चाह रहा हूं, नहीं, आई वांट टू गो होम नाउ, मैं अब घर जाना चाहता हूं। वांट आपका क्या है, एक स्टेटिव वर्ब है, आपकी लिस्ट में है ना, वांट लिस्ट में है कि नहीं, हाँ। वांट आपका क्या है, एक स्टेटिव वर्ब है। तो सर स्टेटिव वर्ब का हम कॉन्टिन्यूअस फॉर्म यानी एम प्लस में, बी प्लस में, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस में आईएनजी कैसे बना सकते हैं, हमने तो मना कराया है। देखो मना किया हूं, क्यों मना किया हूं ये भी अब आपको पता चल गया है ना। आप ऐसे नहीं बोलेंगे मैं घर जाना चाह रहा हूँ, नहीं, मैं अब घर जाना चाहता हूं, ऐसे बोलेंगे। ये एक स्टेटिव वर्ब है, यानी ये यहाँ पे हो जाता है गलत। सेकंड पे आओ, ही इज ओनिंग टू कार, वो दो कार ओन कर रहा है ना, उसके पास दो कार परचेस हो रही है, नहीं, वो दो कार ओन करता है, उसके पास दो गाड़ियां हैं, ऐसे नहीं बोलोगे। उसके पास दो गाड़ियां रही है, क्या रही है, उसके पास दो गाड़ियां हो रही है, क्या हो रही है भाई, है ना। आप ऐसे बोलोगे उसके पास दो गाड़ियां हैं। यानी यहाँ पे ये जो ऑन वर्ड है ना, ये भी आपका स्टेटिव वर्ब है, उसकी स्टेट को दिखा रहा है कि उसके पास दो गाड़ियां हैं, है ना। तो यहाँ पे आप कॉन्टिन्यूअस फॉर्म का यूज नहीं करेंगे। यहाँ पे आप लिखेंगे ही ऑन्स टू कार, यहाँ पे लिखेंगे आई वांट टू होम नाउ। अगले पे आओ, सी इज लाइकिंग पिज्जा वेरी मच, वह पिज्जा बहुत ज्यादा पसंद कर रही है, नहीं, सी लाइक्स पिज्जा वेरी मच, वो पिज्जा बहुत ज्यादा पसंद करती है, यानी कॉन्टिन्यूअस फॉर्म नहीं बनेगा, इसको हम लिखेंगे लाइक्स। आओ जरा एग्जांपल नंबर फोर्थ पे, वांटिंग टू मच समवन कैन लीड टू डिसअपॉइंटमेंट, किसी को बहुत ज्यादा चाहना डिसअपॉइंटमेंट को लीड कर सकता है ना, डिसअपॉइंटमेंट का कारण बन सकता है किसी को बहुत ज्यादा चाहना। सर वांटिंग आ गया, सर वांटिंग आ गया, कॉन्टिन्यूअस फॉर्म आ गया, है ना, डिलीट मारो, आपने कहा था कि इसका कॉन्टिन्यूअस फॉर्म नहीं बनता। लेकिन एक बार देखो जरा शांत मन से, मैंने बोला स्टेटिव वर्ब का कॉन्टिन्यूअस फॉर्म नहीं बनता, यानी उसका वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस में, सॉरी, बी प्लस में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और आईएनजी नहीं बनता। लेकिन मैंने ये तो कहा है कि इसका आईएनजी फॉर्म बन सकता है। आईएनजी फॉर्म का मतलब है उसके साथ में बी प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस में आईएनजी। आईएनजी फॉर्म का मतलब सिर्फ इतना है, ना कि ये, है ना। यानी मैं इस सेंटेंस को बिल्कुल बिल्कुल सही बोलूंगा, वांटिंग टू मच समवन कैन लीड टू डिसअपॉइंटमेंट, किसी को बहुत ज्यादा चाहना डिसअपॉइंटमेंट का कारण बन सकता है ना। तो ये आपका बिल्कुल सही है। यहाँ पे वांटिंग, यहाँ पे हमने आईएनजी फॉर्म बनाया है, ना कि कॉन्टिन्यूअस फॉर्म। यहाँ पे हम ऐसा नहीं कुछ कह रहे हैं, किसी को चाहने की बात नहीं हो रही है, यहाँ पे बता रहे किसी को चाहना, ये फैक्ट की बात हो रही है, ऐसे समझ में। नेक्स्ट पे आओ एग्जांपल नंबर 5 पे,
ऑनिंग अ पेट रिक्वायर्स ए लॉट ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी। एक पेट को ऑन करना एक बहुत ज्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटी को कैरी करता है, बहुत ज्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटी वाली बात है। यहाँ पे अभी ऊपर हमने इसका ये जो ऑन वर्ड है स्टेटिव वर्ब है, इसका हमने कॉन्टिन्यूअस फॉर्म मना कर दिया क्योंकि यहाँ पे कोई एक्शन की बात नहीं हो रही, लेकिन यहाँ पे एक फैक्ट की बात हो रही है। ऑनिंग एक पेट को ऑन करना, ऑनिंग अ पेट रिक्वायर्स लॉट ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी, किसी पेट को ऑन करना बहुत ज्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटी कैरी करता है, रिक्वायर करता है ना। तो यहाँ पे हमने आईएनजी फॉर्म बनाया है, ना कि कॉन्टिन्यूअस फॉर्म। आगे समझ में, नेक्स्ट पे आओ। ही हैज अ लाइकिंग पर्सनैलिटी दैट अट्रैक्ट्स एवरीबॉडी, है ना। उसकी जो पर्सनैलिटी है ना, लाइकिंग है, लाइकिंग का सेंस यहाँ पे मतलब गुड पर्सनैलिटी, एक अट्रैक्टिव पर्सनैलिटी, इसको कहते हैं, है ना। यहाँ पे लाइकिंग का मतलब क्या आ रहा है, अट्रैक्टिव पर्सनैलिटी से, जो कि सबको अट्रैक्ट करती है। अब आप बताओ यहाँ पे क्या, यहाँ पे कॉन्टिन्यूस फॉर्म, क्या यहाँ किसी एक्शन करने की बात हो रही है? नहीं जी, यहाँ पे फैक्ट की बात हो रही है कि उसकी लाइकिंग पर्सनैलिटी को सबको अट्रैक्ट करती है। तो मेरे कहने का मतलब यही था, जो स्टेटिव वर्ब होती है उसका कॉन्टिन्यूस फॉर्म यानी कोई एक्शन वाला फॉर्म नहीं बना सकते, है ना, लेकिन हम उसका आईएनजी फॉर्म बना सकते हैं, जिसमें कि आपको क्या देखने को मिलता है, जिसमें आपको कोई फैक्ट वगैरह देखने को मिलता है। तो उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आ गया होगा, है ना। और मैं आपको बताऊं, एक्शन वर्ब की तरफ ज्यादा मत बढ़ना, क्योंकि इसका कॉन्टिन्यूस फॉर्म भी बनता है ना, आई एम वॉकिंग, मैं चल रहा हूँ, है ना। और मैं इसको ऐसे भी बना सकता हूँ, वॉकिंग इज अ गुड एक्सरसाइज, चलना एक अच्छी एक्सरसाइज है ना। यानी मैं इसका कॉन्टिन्यूस फॉर्म भी बना पा रहा हूँ और आईएनजी फॉर्म भी बना पा रहा हूँ। तो इससे हमें कोई मतलब नहीं, दिक्कत आती है स्टेटिव वर्ब को लेकर। ध्यान रखना, स्टेटिव वर्ब कॉन्टिन्यूस फॉर्म नहीं बनेगा जिसमें आप एक्शन कर रहे हैं। आईएनजी फॉर्म बन सकता है, कैसे बन सकता है, कैसे नहीं बन सकता है, मैंने आपको एग्जांपल से यहाँ पे दिखा दिया। तो अभी तक हमने ये सीखा, अभी तक हमने ये सीखा कि जो हमारा स्टेटिव वर्ब का कॉन्टिन्यूअस फॉर्म नहीं बन सकता, लेकिन इसका आईएनजी फॉर्म बन सकता है। अभी तक हमने ये सीखा, लेकिन अब आ जाते हैं कुछ एक्सेप्शन वाले भाई साहब, उसको हम लिखेंगे नोट पॉइंट में। ये आपके हो गए सी, हियर, टेस्ट, स्मेल, एपियर, थिंक और हैव। ये कुछ इंपॉर्टेंट वो स्टेटिव वर्ब है जिनका कॉन्टिन्यूअस फॉर्म बनता है, जिनका कॉन्टिन्यूअस फॉर्म बनता है, लेकिन इसकी भी कुछ लिमिटेशंस है ना। अभी तक हमने ये सीखा कि भाई स्टेटिव वर्ब का कॉन्टिन्यूअस फॉर्म हम नहीं बनाते, लेकिन अब हम देख रहे हैं कि कुछ स्टेटिव वर्ब होते हैं जिनका हम स्टेटिव वर्ब बना सकते हैं, जैसे कि आपका सी, हियर, टेस्ट, स्मेल, एपियर, थिंक। लेकिन इनकी भी कुछ लिमिटेशन है। कैसी? सी, सी का हम कॉन्टिन्यूअस फॉर्म नहीं बना सकते जब वो अपना एक्चुअल मीनिंग देगा, लेकिन सी का हम कॉन्टिन्यूअस फॉर्म बना सकते हैं जब ये अपने रियल मीनिंग से हटके कुछ डिफरेंट मीनिंग देगा। एग्जाम्पल से सुनाता हूँ आपको, समझाता हूँ मतलब। देखो जरा यहाँ पे, मैं यहाँ पे लिखता हूँ एक एग्जाम्पल, एग्जाम्पल लिखता हूँ मैं, आई एम सीइंग यू। और मैं आपको बताता हूं, अब जितने बच्चे भी इस बात को पढ़ रहे हैं उसमें से 50 से ज्यादा परसेंट, 60 से ज्यादा परसेंट बच्चों ने ये जरूर सुना होगा, इस सेंटेंस को ग्रामर में गलत माना जाता है। आई एम सीइंग यू नहीं, टीचर आपको हमेशा बताते होंगे आपको इसे लिखना चाहिए आई सी यू, आई सी यू, मैं तुम्हें देख रहा हूं, है ना। आई एम सीइंग यू ना एक ग्रामेटिकली गलत सेंटेंस है। क्यों? देखो, मैंने क्या बोला, आई एम सीइंग यू, और ऊपर क्या पढ़ाया कि हम इन ये जितने भी स्टेटिव वर्ब है ना, इनका हम कॉन्टिन्यूअस फॉर्म नहीं बनाते जब ये अपना एक्चुअल मीनिंग देते हैं। एक्चुअल मीनिंग मतलब सी का मतलब होता है देखना। क्या यहाँ पे एक्चुअल मीनिंग की बात आ रही है? हाँ, आई एम सीइंग यू, मैं तुम्हें देख रहा हूं। जब यहाँ बात एक्चुअल मीनिंग की आ रही है, देखने की आ रही है, तो हम इसका कॉन्टिन्यूअस फॉर्म नहीं बनाएंगे। तो सर कॉन्टिन्यूअस फॉर्म कब बनाएंगे? और सी का मतलब देखना ही तो होता है, क्या डिफरेंट मीनिंग है जो आप इसका कॉन्टिन्यूअस फॉर्म बना दिए? आराम से शांत हो जाओ, बस एक बार और सुन लो, फिर आगे मैं आपको एग्जांपल के थ्रू बढ़िया से समझाऊंगा, है ना। सारे एक एक करके, सी, हियर, टेस्ट, स्मेल, एपियर, थिंक, हैव, सब कुछ पढ़ाऊंगा, आराम आराम से सीखते हुए चलना। कॉन्टिन्यूअस फॉर्म नहीं बनता जब ये एक्चुअल मीनिंग देते हैं, लेकिन कॉन्टिन्यूअस फॉर्म बनता है जब ये डिफरेंट मीनिंग देते हैं। कैसे? आओ जी हमारे सी वाले पे सबसे पहला,
सबसे पहला आ गया जी हमारे पास सी। सी का जो एक्चुअल मीनिंग होता है क्या होता है? देखना। हमने पढ़ा जब सी का मतलब देखना होता है ना तो उसका कॉन्टिन्यूअस फॉर्म नहीं बनता। जैसे कि एग्जांपल, माय फादर इज सीइंग यू, सीइंग दैट यू आर नॉट वर्किंग प्रॉपरली। मेरे पिताजी ये देख रहे हैं कि तुम ना प्रॉपर तरीके से काम नहीं कर रहे हो। सी का मतलब क्या आ रहा है? देखना। जब बात देखने की आ रही है तो इसका एक्चुअल मीनिंग है। एक्चुअल मीनिंग का मतलब कॉन्टिन्यूअस फॉर्म नहीं बनेगा। इसको इज को सीइंग को काट के यहाँ लिख दो, माय फादर sees that you are not working properly। मेरे पिताजी देख रहे हैं कि तुम काम ठीक से नहीं कर रहे हो, प्रॉपर तरीके से नहीं कर रहे हो। तो आगे समझ में जब मीनिंग आए इसका देखना तो इसको कर देना सीज। नेक्स्ट पे आओ। नेक्स्ट है जी आपका सी। सी का जब मीनिंग आता है मिलना। देखो आप बोल रहे थे ना सर कौन सी डिफरेंट मीनिंग की बात कर रहे हो, तो डिफरेंट मीनिंग ये है। जो सी है ना इसका दूसरा मीनिंग भी आता है। दूसरा मीनिंग है इसका मिलना। सी का मतलब देखना भी होता है जो कि इसका एक्चुअल मीनिंग होता है, जो कि आज तक आप पढ़ते आ रहे थे। सी का मीनिंग एक मिलना भी होता है, और जब ये डिफरेंट मीनिंग दे अपने रियल मीनिंग से तो इसका कॉन्टिन्यूअस फॉर्म बनता है। एग्जाम्पल, आई एम सीइंग हर टुमारो, मैं उससे कल मिलूंगा या कल मिल रहा हूँ। आई एम सीइंग हर टुमारो, मैं उससे कल मिल रहा हूँ या मैं उससे कल मिलूंगा। तो यहाँ पे मिलने का सेंस आ रहा है, ना कि देखने का। मैं उसे कल देखूंगा नहीं, यहाँ पे मिलने का सेंस आ रहा है कि मैं उसे कल देखूं मिलूंगा, है ना। जब मिलने का सेंस आ रहा है, डिफरेंट सेंस आ रहा है, तो कॉन्टिन्यूअस फॉर्म जी बन सकता है। यानी बी प्लस में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस में आएंगे यहाँ पे बन सकता है। तो उम्मीद करता हूँ आपको ये अच्छे से समझ में आ गया होगा क्या कहना चाह रहा हूँ मैं। ठीक इसी तरीके से बढ़ेंगे हमारे हियर वाले पार्ट पे। हियर का एक्चुअल मीनिंग क्या होता है जी? हियर का असली मीनिंग होता है सुनना, है ना। और जब ये असली मीनिंग दे, एक्चुअल मीनिंग दे, तो इसका कॉन्टिन्यूअस फॉर्म मत बनाना। एग्जाम्पल, आई एम हियरिंग अ लाउड नॉइस आउटसाइड माई विंडो, है ना। मैं अपने दरवाजे खिड़की के बाहर एक तेज आवाज सुन रहा हूं, नहीं सुन रहा हूँ। मीनिंग क्या आ रहा है? मैं अपने दरवाजे के बाहर एक तेज आवाज सुन रहा हूँ। यहाँ पे हमने बोला सुनने का सेंस आ रहा है, तब इसका कॉन्टिन्यूअस फॉर्म नहीं बनेगा। यहाँ पे आप क्या लिखोगे? आई हियर अ लाउड नॉइस आउटसाइड माई विंडो, है ना। मैं अपने खिड़की के बाहर एक तेज आवाज सुन रहा हूँ। तो यहाँ पे एक्चुअल मीनिंग आ रहा है तो इसका कॉन्टिन्यूअस फॉर्म काट देना। वहीं दूसरी तरफ हियर का मतलब होता है डिफरेंट मीनिंग। हियर का मतलब होता है सुनवाई। सुनवाई किसकी सेंस में? वो कोर्ट वाला होता है ना, जो जज कोर्ट आपकी सुनवाई करते हैं, है ना, केस को लेकर। तो हियर का मतलब वो भी होता है, आपकी हियरिंग है कोर्ट में। आपने कभी ना कभी जरूर फिल्मों में या किसी के मुंह से जरूर सुना होगा हियरिंग है इनकी, है ना, यानी इनकी सुनवाई है कोर्ट में। यानी हियर का एक्चुअल मीनिंग होता है सुनना, लेकिन ये डिफरेंट मीनिंग दे रहा है। जब डिफरेंट मीनिंग दे रहे तो इसका कॉन्टिन्यूअस फॉर्म आप बना दो, कोई झिझक वाली बात नहीं है। एग्जाम्पल, द सुप्रीम कोर्ट इज हियरिंग अ केस ऑन एनवायरमेंट प्रोटेक्शन, है ना। जो सुप्रीम कोर्ट है इज हियरिंग, यहाँ पे सुनवाई की बात हो रही है कि जो एनवायरमेंट प्रोटेक्शन है, पर्यावरण सुरक्षा है, उसको लेकर सुनवाई की बात हो रही है। तो यहाँ पे हम इसका कॉन्टिन्यूअस फॉर्म यानी बी प्लस में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस में आईएनजी लगा सकते हैं। ये जी आपका बिल्कुल सही है। यहाँ पे आपका सुनना मीनिंग आता था तो यहाँ पे आपने हियर कर दिया। अब आपका एक डाउट आ सकता है, सर आई हियर अ लाउड नॉइस आउटसाइड माई विंडो, इसका मीनिंग तो ये आ रहा है कि मैं अपने खिड़की के बाहर एक तेज आवाज सुनता हूं। एक तेज आवाज सुनता हूं सर, फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब यानी प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, यानी वो सिंपल बातें करता है। मैं अपने दरवाजे खिड़की के बाहर एक तेज आवाज सुनता हूं, इसका मीनिंग तो ये आ रहा है ना, है ना। इसका मीनिंग तो ये आ रहा है। सर अगर हमें कुछ ऐसा बोलना हो कि मैं अपने दरवा खिड़की के बाहर एक तेज आवाज सुन रहा हूं, तो मैं कैसे बोलूंगा? तो मैं आपको बता दूं, उसका भी सेंस यही होता है। उसका भी सेंस यही होता है। अगर आपको बोला है मैं अपने खिड़की के बाहर एक तेज आवाज सुनता हूं, तो भी आप हियर का यूज करेंगे। और अगर आप बोलेंगे कि सुन रहा हूं, खिड़की के बाहर एक तेज आवाज सुन रहा हूं, कॉन्टिन्यूअस की बात हो चाहे सिंपल बात हो, आप यहाँ पे हियर का ही यूज करेंगे, क्योंकि ये एक स्टेटिव वर्ब है जिसका कॉन्टिन्यूअस फॉर्म हम नहीं बना सकते, है ना। बाकी ये आपके ना एग्जाम में नहीं आएगा, हिंदी मीनिंग पूछने नहीं आएगा, लेकिन मैंने आपके डाउट क्लियर करने के लिए बता दिया। डाउट आ सकता है ना सर सिंपल बात करता है, कॉन्टिन्यूअस वाली बात कैसे करेंगे? तो इसका मतलब कॉन्टिन्यूअस भी होता है, इसका मतलब भी आपका सिंपल बात भी होता है। तो मेरे हिसाब से आपका ये डाउट क्लियर हो गया। नेक्स्ट पे, नेक्स्ट है जी आपका टेस्ट, है ना। टेस्ट का असली मीनिंग होता है स्वाद, है ना। टेस्ट क्या है?
टेस्ट क्या है इस केक का, है ना, इस बिस्किट का टेस्ट क्या है, मीठा है कि नमकीन है। यानी टेस्ट का एक्चुअल मीनिंग क्या होता है मेरे भाई, इसका एक्चुअल मीनिंग होता है स्वाद, है ना। इसका एक्चुअल मीनिंग जब स्वाद होता है तो इसका कॉन्टिन्यूअस फॉर्म आप मत बनाना। एग्जाम्पल, दिस मैंगो इज टेस्टिंग स्वीट, है ना, ये मैंगो का जो स्वाद है वो मीठा है ना। जब यहाँ पे मैंगो के स्वाद की बात हो रही है, यहाँ मैंगो कुछ ऐसा नहीं बोलोगे आप, मैंगो मीठा चख रहा है, नहीं, मैंगो के स्वाद की बात हो रही है। जब बात स्वाद की हो, है ना, बात स्वाद की हो, तो आप क्या बोलेंगे कि इसका कॉन्टिन्यूअस फॉर्म नहीं बनेगा। इजी टेस्टिंग को काट के लिख देंगे, दिस मैंगो टेस्ट स्वीट, है ना, कि इस मैंगो का जो टेस्ट है वो कैसा है, मीठा है। वही दूसरी तरफ टेस्ट का दूसरा मीनिंग आ जाता है चखना, यानी कुछ डिफरेंट मीनिंग, है ना। और चखना कौन सा आपका, इंटेंशनली चखना, है ना। आपने खाना बनाया, आप उसे चख रहे हैं। आप चीनी है, चीनी को क्या ही चखोगे, आपने बिस्किट उठाया, वो नमकीन है कि मीठा है, आपने उसे चखा इंटेंशनली, तो वो आपका चखने वाला आ गया। तो जब इसका मीनिंग थोड़ा डिफरेंट आता है तो इसका कॉन्टिन्यूअस फॉर्म हम बना सकते हैं। एग्जाम्पल, सी इज टेस्टिंग ऑल द डिशेस बिफोर सर्विंग इट टू द गेस्ट, है ना। गेस्ट्स को, मेहमानों को सर्व करने से पहले वो सारी डिशेस को क्या कर रही है, चख रही है, कहीं नमक तो कम नहीं, कहीं मिठास तो किसी चीज में कम नहीं, है ना। तो वहां पे इंटेंशनली चखने की बात हो रही है, ना कि स्वाद की बात हो रही है। यहाँ पे ऐसा कोई सेंस नहीं आ रहा, वो डिशेस का ना स्वाद चेक कर रही थी, है ना, उन्हें गेस्ट को सर्व करने से पहले। नहीं जी, नॉन सेंस वाली सेंस मत निकालना, जो लिखा है उसको ही समझो। यहाँ पे वो चख रही है डिश को सर्व करने से पहले। जब चखने की बात आए तो बी प्लस में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस में आईएनजी यानी कॉन्टिन्यूअस फॉर्म हम बना सकते हैं। तो आगे होगा ये भी समझ में। नेक्स्ट पे आओ जी, नेक्स्ट पे आते हैं। नेक्स्ट है आपका स्मेल। नेक्स्ट क्या है आपका, स्मेल। स्मेल का मतलब होता है महकना, जो इसका एक्चुअल मीनिंग होता है ना, वो होता है इसका मतलब महकना। आपने गुलाब का फूल लिया हाथ में, है ना, आपने बोला कैसा महक रहा है, सूंघा आपने, आपने बोला मीठा महक रहा है, बहुत प्यारा महक रहा है। स्मेल का मतलब होता है महकना, और जब इसका एक्चुअल मीनिंग हो तो इसको क्या बना देना, इसका कॉन्टिन्यूअस फॉर्म मत बनाना। एग्जाम्पल, द रोज इज स्मेलिंग स्वीट, है ना, जो गुलाब है, जो गुलाब है वो मीठा स्मेल कर रहा है, महक रहा है, नहीं, जो रोज है वो मीठा महकता है। आप ये बोलेंगे, ऐसा बोलेंगे, वो मीठा महक रहा है, उसकी सेंस भी आप कैसे बोलेंगे, द रोज स्मेल्स स्वीट, है ना। नेक्स्ट पे आओ, वही स्मेल का मतलब होता है सूंघना, और सूंघना कौन सा आपका, इंटेंशनली, है ना, सूंघना कौन सा आपका, इंटेंशनली। अब आप जा रहे हो, अब आप जा रहे हो, गुलाब का फूल आप इंटेंशनली सूंघ रहे हैं, यहाँ पे आप उसकी महक के बारे में बता रही थी, उसकी फ्रेग्रेंस के बारे में बता रही थी कि उसका जो सुगंध है वो कैसा है, तो आप उसमें सुगंध तो वही हो जाएगा महकना, आप उसके फ्रेग्रेंस की बात कर रहे थे कि वो कैसा महक रहा है, लेकिन यहाँ पे आप उस गुलाब को सूंघ रहे हैं इंटेंशनली। जब सूंघने की बात हो, इसका डिफरेंट मीनिंग हो, तो इसका कॉन्टिन्यूअस फॉर्म आप बना सकते हैं। एग्जाम्पल पे आओ जी, द डॉग इज स्मेलिंग द बैग टू फाइंड फूड, है ना, डॉग क्या कर रहा है, स्मेल कर रहा है जी, इंटेंशनली कर रहा है या कुछ महक रहा है, डॉग कुछ महक रहा है क्या, नहीं, क्या फूड महक रहा है क्या, नहीं, डॉग सूंघ रहा है इंटेंशनली, यानी हम इसका कॉन्टिन्यूअस फॉर्म बना सकते हैं। तो उम्मीद करता हूँ ये भी आपको समझ में आ गया होगा। चलो जी नेक्स्ट पे आओ, नेक्स्ट पे आते हैं। नेक्स्ट है आपका एपियर, है ना, खत्म होने वाला है बस ये। एपियर है जिसका एक्चुअल मीनिंग होता है प्रतीत होना। एक्चुअल मीनिंग क्या होता है, प्रतीत होना। जब एक्चुअल मीनिंग देते कॉन्टिन्यूअस फॉर्म मत बनाना। एग्जाम्पल, ही इज अपीयरिंग टायर्ड टुडे, है ना, आज वो टायर्ड, थका हुआ दिख रहा है, थका थका प्रतीत हो रहा है कि वो आज थका हुआ है। यानी अपीयर का मतलब होता है प्रतीत होना। जब प्रतीत होना सेंस आए तो आप यहाँ पे कॉन्टिन्यूअस फॉर्म नहीं बना सकते, आप लिखेंगे ही अपीयर्स, है ना, वो आज थका थका लग रहा है, वो आज थका थका लग रहा है ना। ही अपीयर्स टायर्ड टुडे, है ना, वो आज थका थका लग रहा है। नेक्स्ट पे आओ, नेक्स्ट है आपका अपीयर, है ना। जब अब इसका मीनिंग डिफरेंट आ रहा है, अपीयर का एक्चुअल मीनिंग क्या है, प्रतीत होना। जब एक्चुअल मीनिंग है तो कॉन्टिन्यूअस फॉर्म नहीं बना। अब डिफरेंट मीनिंग क्या है, प्रकट होना या फिर मंच पे आना, है ना। जब कोई एक्टर वगैरह है या कोई भी आप प्राइज लेने के लिए मंच पे जाते हो तो वहां पे आप अपीयर होते हो, या किसी मूवी वगैरह में एक्टर दिखाई दे रहे तो उसे हम कहेंगे प्रकट होना या दिखाई देना, वैसा, है ना। तो अब ये डिफरेंट मीनिंग दे रहा है तो इसका कॉन्टिन्यूअस फॉर्म बना सकते हैं। एग्जांपल, द एक्टर इज अपीयरिंग इन द न्यू मूवी। क्या यहाँ पे एक्टर प्रतीत हो रहा है, नहीं जी, आपके सामने वो प्रकट है, ऐसा नहीं है, आप ऐसे नहीं बोलोगे
एक्टर मुझे प्रतीत हो रहा है कि यहाँ पे अल्लू अर्जुन है, नहीं यहाँ पे प्रभास है, नहीं प्रतीत नहीं होगा, वो आपको सामने दिखेगा, एपियर मंच पे आ रहा है, प्रकट हो रहा है, सामने दिख रहा है। तो जब ये एक्चुअल मीनिंग ना दे के डिफरेंट मीनिंग दे तो आप इसका आईएनजी फॉर्म बना सकते हैं, ये आपको बिल्कुल सही है। सी इज अपीयरिंग फॉर द सिविल सर्विस एग्जामिनेशन दिस ईयर, है ना, वो अपीयर हो रही है, क्या यहाँ पे वो प्रतीत हो रही है? प्रतीत का मतलब कुछ ऐसा नहीं आ रहा, पॉसिबिलिटी लगा रहे हो, है ना, पॉसिबिलिटी लगा रहे हो, क्या वो सिविल सर्विस एग्जाम के लिए पॉसिबिलिटी दिखाएगी कि मैं अपीयर होंगी? नहीं जी, वो प्रकट होगी, अपीयर होगी एग्जाम में, है ना, अपीयर होगी एग्जाम में, एग्जाम को देगी। आया समझ में? आया समझ में? तो उसका कॉन्टिन्यूस फॉर्म बना सकते हैं, यानी इज प्लस में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस में आईएनजी बना सकते हैं। तो ये हो गया आपका अपीयर वाला। नेक्स्ट पे, नेक्स्ट है जी आपका थिंक। अलग पेन लेते हैं, ये आपका थिंक, इसका मीनिंग होता है विचार करना, है ना, या फिर होता है ओपिनियन करना, है ना। जो थिंक है इसका एक्चुअल मीनिंग होता है विचार करना या फिर ओपिनियन रखना, और जब इसका एक्चुअल मीनिंग होता है तो कॉन्टिन्यूस फॉर्म मत बनाना। एग्जांपल पे आओ, आई एम थिंकिंग दैट ही इज ए नाइस पर्सन। अच्छा, कोई व्यक्ति नाइस पर्सन है तो आप ऐसे बोलेंगे मुझे लग रहा है ना, मैं अपना ओपिनियन रख रहा हूँ वो एक नाइस पर्सन नहीं, है ना। आप बोलोगे आई थिंक, मुझे लगता है ही इज ए नाइस पर्सन, या फिर आई डू नॉट थिंक ही इज ए नाइस पर्सन, मुझे नहीं लगता वो एक नाइस पर्सन है। ऐसे नहीं बोलोगे, मैं थिंक कर रहा हूँ, मैं ओपिनियन रख रहा हूँ, नहीं। ये एक्चुअल मीनिंग की बात हो रही है, यहाँ पे विचार रख रहे हैं आप, ओपिनियन रख रहे हैं कि वो नाइस पर्सन है या फिर नहीं है ना। जहाँ आप ओपिनियन रखेंगे, विचार अपने प्रकट करेंगे, तो वहां पे कॉन्टिन्यूस फॉर्म नहीं बनाएंगे, क्योंकि थिंक का एक्चुअल मीनिंग आ रहा है वहां पे। यहाँ पे एम को काटो, थिंक को काटो, यहाँ पे आएंगे आई थिंक दैट इज ए नाइस पर्सन आया। वहीं दूसरी तरफ थिंक का, थिंक का क्या बोलते हैं यहाँ पे हम, कॉन्टिन्यूस फॉर्म बना सकते हैं जब ये अपना डिफरेंट मीनिंग देगा। डिफरेंट मीनिंग क्या है सर जी? यहाँ भी विचार करना, यहाँ भी विचार करना, लेकिन यहाँ पे विचार करने में आप ओपिनियन रख रहे हैं, अपना ओपिनियन, वो नाइस पर्सन है, ये नाइस पर्सन नहीं है, या फिर वो बैड पर्सन है, वहां पे आप ओपिनियन रख रहे हैं, लेकिन यहाँ पे एक्टिवली सोच रहे हैं। जैसे कि मैं सोच रहा हूँ, है ना, मैं सोच रहा हूँ कि मैं अपना काम खत्म कर लूँ, है ना, मैं सोच रहा हूँ कि मैं उसकी मदद कर दूं। यहाँ पे आप ओपिनियन नहीं रख रहे हैं, यहाँ पे आप एक्टिवली सोचने का काम कर रहे हैं, कॉन्टिन्यूअस फॉर्म में काम कर रहे हैं, तो इसका कॉन्टिन्यूअस फॉर्म बन सकता है, जो कि थिंक का डिफरेंट मीनिंग है। एग्जाम्पल, आई एम थिंकिंग अबाउट मूविंग टू अ न्यू सिटी, मैं नए शहर में मूव करने की, उसमें बसने की सोच रहा हूँ, तो यहाँ पे आई एम थिंकिंग बिल्कुल आपका सही है। ठीक है, और मैं आपको बता दूं, देखो मैंने आपको एक एक लाइन, एक एक कॉन्सेप्ट आपको क्लियर करके सिखाया है। आई थिंक ये लास्ट था, नहीं जी नहीं, ये लास्ट नहीं था, है वाला सिखा देता हूँ, उसके बाद आपके सामने अपने विचार प्रकट करूंगा। है वाला, हैव का जो एक्चुअल मीनिंग आता है वो आता है पजेशन करना या फिर ऑन करना, है ना। और जब ये इसका एक्चुअल मीनिंग क्या होता है, ये क्या होता है इसका एक्चुअल मीनिंग होता है आई हैव अ कार, आई डू नॉट हैव अ कार, है ना। हैव का मतलब पजेशन, ऑन करना, मैं कार ऑन कर रहा हूँ या मैं कार ऑन नहीं कर रहा हूँ, ये क्या है इसका एक्चुअल मीनिंग है, जो कि आप जानते हैं। और जब एक्चुअल मीनिंग है तो कॉन्टिन्यूस फॉर्म मत बनाना। एग्जांपल, आई एम हैविंग टू सुपर बाइक्स, मेरे पास दो सुपर बाइक्स है, हैविंग नहीं, आई हैव। कॉन्टिन्यूस फॉर्म मेरे भाई मत बनाना, आई हैव टू सुपर बाइक्स। चलो जी, हैव का मीनिंग ईट, इंजॉय करना, क्रिया करना, यानी कुछ डिफरेंट मीनिंग है सर। हैव का मीनिंग ये भी आता है, हैव का मतलब खाना, इंजॉय करना, या फिर कोई दूसरा एक्शन करना, ऐसा भी होता है। तो हाँ जी, आज तक आपके हिसाब से हैव का मतलब आ रहा था पजेशन, ऑन करना, कि मेरे पास कार है, मेरे पास कार नहीं है, आई हैव टू ब्रदर्स, मेरे दो भाई है, रिलेशन दिखाने का काम कर रहा था। लेकिन आज से आप देखेंगे कि हैव आपका ईट को, खाने पीने की चीज को शो करेगा, पानी पीने की चीज को शो करेगा, एंजॉय करने को शो करेगा, या फिर कोई दूसरी क्रिया को शो करेगा, है ना, दूसरे एक्शन को शो करेगा। तो ये क्या है इसका डिफरेंट मीनिंग है। जब डिफरेंट मीनिंग है तो ये क्या करेगा, कॉन्टिन्यूस फॉर्म बन सकता है। एग्जाम्पल में जरा समझेंगे, वी आर हैविंग लंच राइट नाउ, यानी वी आर ईटिंग लंच राइट नाउ। यहाँ पे हैव किसकी सेंस दे रहा है, ईट की सेंस दे रहा है, कि हम अभी अपना लंच खा रहे हैं, है ना। और यहाँ पे बी प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस में आएंगे, आपको बिल्कुल सही है, क्योंकि ये डिफरेंट मीनिंग दे रहा है। नेक्स्ट पे आऊँ, सी इज हैविंग अ गुड टाइम एट द पार्टी, है ना, यानी यहाँ पे सी इज हैविंग अ गुड टाइम एट द पार्टी, यहाँ पे हैव किसकी सेंस दे रहा है, यहाँ पे हैव दे रहा है इंजॉय की सेंस, है ना, कि वो पार्टी में इंजॉय कर रही है, एक अच्छा टाइम व्यतीत कर रही है। तो यहाँ पे कुछ डिफरेंट मीनिंग आ रहा है हैव का, जब डिफरेंट मीनिंग है तो कॉन्टिन्यूस फॉर्म आप बना सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। नेक्स्ट पे आओ जी, दे आर हैविंग अ मीटिंग विद द मैनेजर, है ना, दे आर हैविंग अ मीटिंग विद द मैनेजर। आप यहाँ पे देखना,
क्या हैव का मीनिंग यहाँ पे पजेस करने का आ रहा है कि उनके पास एक मीटिंग है मैनेजर के साथ, क्या यहाँ पे पजेशन की सेंस आ रही है? तो सर बिल्कुल पजेशन की सेंस नहीं आ रही। क्या यहाँ पे वो कुछ ओन कर रहे हैं कि वो मीटिंग मैनेजर के साथ ओन कर रहा है? नहीं जी, यहाँ पे ओनिंग की सेंस नहीं है। यानी यहाँ पे क्रिया किसी दूसरे एक्शन की जिसके बारे में हमें नहीं पता उसकी बात हो रही है। जब डिफरेंट मीनिंग दे रहा है तो यहाँ पे हम हैव प्लस बी प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस में आईएनजी हम यहाँ पे लिख सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो यहाँ पे आपका है वाला माजरा भी होता है समा। ठीक है, तो मैं आपको बताऊं सिंपल बात, मैंने आपको एक एक लाइन का अच्छे से डिटेल में एक्सप्लेनेशन दिया है, इसके पीछे का कारण क्या है सब कुछ बताया है, मीनिंग समझा समझा के आपको। ठीक है, फिर भी अगर किसी बच्चे को समझ नहीं आया है, वैसे बहुत बुरा होगा अगर आपको समझ नहीं आया, तो ये अच्छा नहीं होगा क्योंकि मैंने बहुत अच्छे से आपको समझाया है, आपको एक्सप्लेन किया है। फिर भी कोई बात नहीं, होता है किसी किसी को नहीं समझ आता है। तो मैं आपको बताऊं आप क्या करना है, आप सिंपल क्या करना, सी का मतलब जब देखना हो तो कॉन्टिन्यूअस फॉर्म नहीं बनाना, सी का मतलब जब मिलना हो तो कॉन्टिन्यूअस फॉर्म बनाना है, इतना याद रख लेना। हियर का मतलब सुनना जब हो तो कॉन्टिन्यूअस फॉर्म मैं नहीं बनाऊंगा, जब हियर का मतलब सुनवाई होगा कोट वाला तो मैं उसका कॉन्टिन्यूअस फॉर्म बना लूंगा। ठीक इसी तरीके से टेस्ट का मतलब जब स्वाद आएगा तो मैं कंटिन्यूअस फॉर्म नहीं बनाऊंगा, जब इंटेंशनली चखने की बात होगी तो मैं उसका कॉन्टिन्यूअस फॉर्म बना दूंगा। इसी तरीके से आप इसी तरीके से आप यहाँ पर हैव तक आ जाना, याद कर लेना। जब हैव का मीनिंग ऑन आएगा तो मैं कॉन्टिन्यूअस फॉर्म नहीं बनाऊंगा, हैव के जो पजेशन के अलावा अगर कोई दूसरा सेंस देगा ना हैव तो मैं उसका कॉन्टिन्यूअस फॉर्म बना दूंगा। ये हो गई पढ़ने वाली बात, जैसे आपको रटना है, शॉर्ट नोट्स बनाने हैं तो आप कैसे कर सकते हैं, लेकिन मैंने आपको एक एक चीज के पीछे का डिटेल कॉन्सेप्ट बता दिया है क्यों ऐसा हो रहा है ना, मीनिंग समझ समझा के। तो यहाँ पे आपका पहला कॉन्सेप्ट, सबसे खतरनाक कॉन्सेप्ट हो गया है समाप्त। ठीक है, और यहाँ पे छोटी छोटी बातें हैं प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस की, जरा सा समझ लेते हैं और आज की क्लास यहीं पे समाप्त करेंगे। ठीक है, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस का दूसरा फंक्शन ये है कि ये फ्यूचर को शो करता है। सर फ्यूचर को शो करता है, सर फ्यूचर को शो तो हमारा प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस भी कर रहा है। सर जरा रिवीजन कर लेते हैं, हाँ जी चलो रिवीजन करते हैं। तो फिक्स्ड फ्यूचर एक्शन के लिए, फिक्स्ड फ्यूचर एक्शन के लिए हम प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का यूज करते हैं, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का यूज करते हैं। और फ्यूचर को, फिक्स्ड फ्यूचर, ध्यान रखना, फिक्स्ड फ्यूचर एक्शन को शो करने के लिए प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का यूज करते हैं। जैसे मेरे दादाजी रिटायर होंगे, अगस्त में कॉलेज रीओपन होंगे, है ना, और प्रधानमंत्री हैं जो वो चाइना विजिट करेंगे, ये सारे आपके फिक्स्ड फ्यूचर एक्शन है। तो आपको आप इन चीजों को लिखने के लिए प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का यूज कर सकते हैं। वहीं दूसरी तरफ आपके नॉर्मल फ्यूचर जो सेंटेंस होते हैं ना, उनको शो करने के लिए आप उनको शो करने के लिए आप प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस का यूज कर सकते हैं। प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस का मतलब वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस में आईएनजी और उसके बाद में आप बी की फॉर्म, प्रेजेंट की बात है तो इज एम आर, बी की फॉर्म कौन सी, इज एम आर, क्यों, क्योंकि प्रेजेंट की बात हो रही है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म की बात होगी। आया समझ में? एग्जाम्पल, वी आर मीटिंग द प्रिंसिपल टुमारो, क्या मीनिंग आया? आपने ये सेंटेंस जरूर सुने होंगे, मेरा भाई कल दिल्ली से आ रहा है। आप वो चार्ट वगैरह आते हैं ना टेंस वाले, उसको उठा लेना और इस सेंटेंस को बनाने की कोशिश करना, मेरा भाई कल दिल्ली से आ रहा है। आप नहीं बना पाओगे, क्यों? क्योंकि उसके पीछे का कॉन्सेप्ट ये है, वी आर, मेरा भाई दिल्ली से कल आ रहा है ना, माई ब्रदर, माई ब्रदर इज कमिंग फ्रॉम दिल्ली टुमारो, ये है इसका असली मीनिंग। लेकिन हम सोचते हैं माई ब्रदर विल कम फ्रॉम दिल्ली टुमारो, मेरा भाई कल दिल्ली से आएगा, लेकिन सर ये कॉन्टिन्यूस वाली सेंस नहीं दे रहा। तो कॉन्टिन्यूस वाली सेंस ये देता है, वी आर मीटिंग द प्रिंसिपल टुमारो, हम कल प्रिंसिपल से मिल रहे हैं। आपने जरूर सुना होगा, हम कल मथुरा जा रहे हैं, है ना, कल हम नानी के यहाँ जा रहे हैं, है ना। इंग्लिश मीनिंग बताओगे ना तो मैं बता रहा हूँ कंफ्यूज हो जाओगे जिसने नहीं पढ़ा ये कॉन्सेप्ट कि प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस भी आपका फ्यूचर को शो करता है ना। अब यहाँ पे समझ लिया आपने, वी आर मीटिंग द प्रिंसिपल टुमारो, आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, वी विल मीट द प्रिंसिपल टुमारो, हम कल प्रिंसिपल से मिलेंगे। लेकिन अगर आपको ये बोलना है वी आर मीटिंग द प्रिंसिपल टुमारो, तो ये भी आपको बिल्कुल सही है, फ्यूचर को शो करता है। नेक्स्ट पे आओ, सी इज लीविंग फॉर दिल्ली नेक्स्ट आवर, अगले घंटे वो दिल्ली के लिए लीव कर रही है, वो जा रही है, अगले घंटे जा रही है। कब जा रही है? अगले घंटे जा रही है, या फिर ऐसे बोल दो वो अगले घंटे जाएगी, सी विल लीव फॉर दिल्ली नेक्स्ट आवर। नेक्स्ट पे आओ, है ना, यानी आप कॉन्टिन्यूअस से बताओ या विल से लगा के बनाओ, दोनों सही है आपका। आई एम गोइंग टू टीच यू कंप्लीट ग्रामर, मैं आपको कंप्लीट ग्रामर पढ़ाने जा रहा हूँ।
मैं आपको कंप्लीट ग्रामर पढ़ाने जा रहा हूं, या फिर आई विल टीच यू कंप्लीट ग्रामर, मैं आपको कंप्लीट ग्रामर पढ़ाऊंगा, दोनों आपका सही है। आगे समझ में? तो फ्यूचर को शो करने के लिए हम प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस का यूज करते हैं, लेकिन ध्यान रखना फिक्स्ड फ्यूचर एक्शन, फिक्स्ड शब्द आ गया है, फ्यूचर एक्शन को शो करने के लिए आप केवल और केवल प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का यूज करेंगे। आगे समझ में? चलो जी नेक्स्ट, और उससे भी छोटा कॉन्सेप्ट ये है कि प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस आपके टेम्परेरी चेंज को दिखाता है। एग्जाम्पल नंबर फर्स्ट से समझना, टेम्परेरी चेंज का मतलब क्षणिक, जो कुछ समय के लिए हो, है ना। आपने गाना जरूर सुना होगा टेम्परेरी प्यार, है ना। टेम्परेरी प्यार मतलब कुछ जो कुछ समय का है, टेम्परेरी है, परमानेंट नहीं है ना। किसी चीज का टेम्परेरी सॉल्यूशन, परमानेंट सॉल्यूशन नहीं है, थोड़ी देर बाद खत्म हो जाएगा सॉल्यूशन। टेम्परेरी प्यार थोड़े दिन बाद खत्म। चलो, ही इज वर्किंग हार्ड टूडे, वो आज हार्ड वर्क कर रहा है। अच्छा, एग्जामिनर गलती क्या देगा, वो दे देगा ही, इसको हटा के दे देगा वो वर्क्स, ही वर्क्स हार्ड टूडे, जो कि हो जाएगा आपका गलत। जब वो कह रहा है ही वर्क्स हार्ड टूडे, क्या सेंस आ रही है जरा समझना, वह आज हार्ड वर्क करता है, इसका ये सेंस आ रहा है। कोई सेंस बन रहा है, नॉन सेंस वाली बात नहीं हो रही यहाँ पे। वह आज हार्ड वर्क करता है, नहीं जी, इसका सेंस आएगा ही इज वर्किंग हार्ड टुडे, वो आज हार्ड वर्क कर रहा है, यानी डेली नहीं करता, ये टेम्परेरी चेंज है। ही इज वर्किंग हार्ड टुडे, आज वो हार्ड वर्क कर रहा है। तो ये सेंटेंस आपका बिल्कुल सही है ना। यहाँ से इसको मिटा देता हूँ, नहीं तो लगेगा भाई क्या ही पढ़ रहे हैं हम। चलो, Nowadays he is going to gym, आजकल वह जिम जा रहा है। एग्जामिनर क्या करेगा, Nowadays he goes to gym, आजकल वो जिम जाता है, नहीं जी, आजकल वो जिम जा रहा है, यानी टेम्परेरी जा रहा है, परमानेंट उसका नहीं है। आजकल जिम जा रहा है, पहले नहीं जाता था, अब जा रहा है। परमानेंट चेंज की बात नहीं हो रही, टेम्परेरी चेंज की बात हो रही है। और टेम्परेरी चेंज मतलब बी प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस में आईएनजी, गोज आपका गलत हो जाएगा, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस का यहाँ पे यूज होगा। ये सेंटेंस आपका बिल्कुल सही है। तो यहाँ पे आपका प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस होता है समाप्त, है ना। तो धमाकेदार आज के कॉन्सेप्ट थे, है ना। तो उम्मीद करता हूँ आपको एक एक वर्ड, एक एक लाइन अच्छे से समझ में आई होगी, आपके कॉन्सेप्ट अच्छे से क्लियर हुए होंगे। अगर आपके कॉन्सेप्ट सच में अच्छे से क्लियर हुए तो एक कमेंट जरूर कर देना कि हाँ जी मुझे समझ में आ गया, मेरे कॉन्सेप्ट क्लियर हो गए। ठीक है, मिलते हैं कल आपसे नेक्स्ट क्लास में और स्टार्ट करेंगे हमारा प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। ये भी एक धमाकेदार आपका टेंस है, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, इसको भी मिलेंगे और नेक्स्ट क्लास में करेंगे। धन्यवाद।